स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएससी फॉर सीबीएसई। और आपको जैसा कि पता होगा कि हमारा जो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है सोशल साइंस क्लास 10 सीबीएसई, जिसके अंदर हम हिस्ट्री का जो अपना सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर का टाइटल है औद्योगिकीकरण का युग। ठीक है, ये आज का हमारा कौन सा लेक्चर है? ये हमारा 3rd लेक्चर है। इससे पहले इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ये भी आपको मिलेगा। और जो हमारे इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 3 है, 2 है, 1 है, जो हमारे इसके अलावा और भी चैप्टर है, वो आपको प्रीवियस लेक्चर सब हमारे चैनल पर मिल जाएंगे पीएससी फॉर सीबीएसई। इस पर जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको वहां पर एसएसटी का जो कंप्लीट सिलेबस हम आपको दे रहे हैं, करा रहे हैं, ठीक है, वहां पर आप जाकर जब जुड़ेंगे तो आपको वो सारे प्रीवियस लेक्चर भी मिल जाएंगे। साथ साथ में यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो पाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल से आप जो जुड़ेंगे तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाकर आप उसमें जुड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई अपने चैप्टर की तरफ। हम भारत में कारखानों की शुरुआत भारत में कारखानों की शुरुआत देखेंगे। मुंबई में पहला सूती मिल जो लगा वो 1754 में बना था। कब बना था? 1854 में। ठीक है, तो मुंबई में पहला जो सूती मिल लगा वो 1854 में बना और 2 वर्षों के बाद उसमें उत्पादन शुरू हो गया और धीरे धीरे 1862 तक 4 मिल सूती वस्त्र की वो इंडिया में क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी। तो यह सबसे पहली बात बताई गई है कि सबसे पहले कहां और कब लगी। तो सबसे पहले मुंबई में। कब लगी? 1854। और देन उसमें प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हुआ? 2 वर्षों के बाद। और धीरे धीरे 4 मिलें कब तक हो गई? 1862 तक। ठीक है, उसके बाद में बंगाल में जूट की जो मिलें थी, जो कारखाने थे, वो खुलने लगे। अहमदाबाद में आप देखोगे कि सूती वस्त्र की जो मिल थी, जहां पर सूती वस्त्र बनाए जाते थे, उनकी बड़ी बड़ी मिलें थी, उनको स्टार्ट किया गया। और भारत का मैनचेस्टर भी किसको कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कानपुर को। ये भी आप लोग को याद रखना है कि भारत का जो मैनचेस्टर है, ये मैनचेस्टर क्या है? ये एक जगह है, ठीक है, जहां पर बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र उद्योग है। कहां पर? ये इंग्लैंड के अंदर। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। 1874 में मद्रास के अंदर सूती मिल को क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। तो भारत में कारखानों की शुरुआत के बारे में आपको मैंने ये जानकारी दी है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत में उद्यमी, यानी कि भारत के वो उद्योगपति। आज तो आप सब जानते हैं, टाटा को भी जानते हैं, इसके अलावा आप अंबानी को भी जानते हैं, अडानी को भी जानते हैं, लेकिन उस समय के जो हमारे उद्योगपति थे वो कौन कौन से थे, इनके बारे में अभी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए भारत के उद्यमी। तो भारत के उद्यमी कौन कौन थे? भारत के प्रारंभिक उद्यमियों की यदि बात करें तो चीन के साथ वो लोग क्या करते थे? अपना व्यापार करते थे। किसके साथ? चीन। और बंगाल में एक व्यक्ति थे, एक उद्योगपति थे, फेमस एक पर्सनैलिटी, जिनका नाम था द्वारकानाथ टैगोर। और द्वारकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां स्थापित कराई थी। कितनी? 6। और संयुक्त का मतलब कि जिसमें पार्टनर्स होते हैं संयुक्त रूप से। ठीक है, तो इस तरीके की 6 कंपनियों को स्थापित कराया था द्वारकानाथ टैगोर जी ने। और प्रारंभ में जो हमारे उद्योगपति थे ब्रिटिश काल में, उसके बाद जो हमारे यहाँ पर उद्योग स्थापित हुए, तो तब आप देखोगे कि चीन के साथ में बड़े पैमाने पर भारत के जो व्यापारी थे वो व्यापार किया करते थे। एक अन्य नाम है सेठ हुकुमचंद। सेठ हुकुमचंद ने कलकत्ता में पहली जूट मिल लगाई थी। याद रखना नाम, सेठ हुकुमचंद। इसके अलावा एक नाम है जीडी बिड़ला। जीडी बिड़ला ने कई उद्योग भारत में स्थापित किए थे और कुछ औद्योगिक और कुछ वाणिज्यिक समूह भी थे भारत में, जो भारत के अंदर ही व्यापार करते थे। तो देखिए, एक तरफ तो यहाँ पर आप देखोगे, यदि आप इंडिया का मैप यदि आप देखोगे तो इंडिया का मैप देखने पर आपको पता चलेगा कि कुछ तो ऐसे व्यापारी थे जो केवल इंडिया के अंदर ही व्यापार कर रहे थे, केवल इंडिया के अंदर।
लेकिन कुछ व्यापारी ऐसे थे जो इंडिया से चाइना के साथ व्यापार कर रहे थे या दुनिया के अन्य मुल्कों के साथ व्यापार कर रहे थे। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि कुछ ऐसे भी वाणिज्यिक और व्यापारिक समूह थे जो भारत के भीतर काम कर रहे थे। अब हम देखते हैं आगे अपना अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है हमारा 19वीं शताब्दी में भारतीय मजदूरों की दशा कैसी थी। तो देखिए 19वीं शताब्दी में भारतीय मजदूरों की दशा की बात करें, हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो यूरोप के मजदूरों की दशा कैसी थी इसके बारे में पढ़ा था, हमारे जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया गया था। और इस लेक्चर के अंदर हम बात करें कि 19वीं शताब्दी में भारत के जो मजदूर हुआ करते थे, जो भारत में लेबर क्लास था, उसकी स्थिति, उसकी दशा, उसकी कंडीशन क्या थी, उसके बारे में हम इन पॉइंटों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 1901 में भारत की फैक्ट्रियों में 5,84,000 श्रमिक काम करते थे। एक डाटा है, एक आंकड़ा है जो आपके समक्ष यहां पर मैं बता रहा हूं। 1901 के अंदर भारत में जो फैक्ट्रीज थी, जो कारखाने थे, उसमें 5,84,000 श्रमिक काम करते थे। 1986 तक आप देखोगी कि इनकी जो संख्या थी वो बढ़कर आप देख रहे हैं कि 24,36,000 तक पहुंच गई। देखिए 5 लाख से 24 लाख तक, देखिए कितना बड़ा एक उछाल आया है भारतीय मजदूरों की संख्या के अंदर। इसके अलावा जो अधिकांश मजदूर थे उनको अस्थायी तौर पर रखा जाता था, यानी कि वो परमानेंट नहीं थे, थोड़े समय के लिए रख दिया, फिर काम थोड़ा सा डाउन हुआ तो हटा दिया, या फिर मौसमी उद्योग, इस तरीके से आप देख रहे हो उनको परमानेंट कोई काम नहीं था, परमानेंट जॉब नहीं थी। इसके अलावा मजदूर फसलों की कटाई के समय में भी कहाँ चले जाते थे, अपने गांव वापस लौट जाते थे, ठीक है। और जब फसल का जो बुआई का टाइम होता था उसको बोते थे या फिर उसमें सिंचाई वगैरह, तो ऐसे समय में मजदूरों का कोई खास काम होता नहीं था, तो इसीलिए वो शहरों में आकर उद्योगों में काम करने लगते थे। और जब फसल पककर तैयार हो जाती थी और उसकी कटाई का समय होता था तो वह वापस अपने गाँव लौट जाते थे और वहां पर वो फसल को काटने के काम में लग जाते थे। मजदूरों की संख्या अधिक होने के कारण नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक अनार 100 बीमार, यानी कि पोस्ट एक है और वहां पर 10-10 लोग आ रहे हैं काम को मांगने के लिए, काम लेने के लिए। तो इसलिए बेटा मजदूरों की संख्या ज्यादा कम होने की वजह से भी नौकरियां मिलना मुश्किल था। आज भी आप देखो ना, वैकेंसीज कितनी कम आती हैं और कितने लाखों की संख्या में लोग फॉर्म को फिल करते हैं, तो ये आपको पहले से ये भी समझना होगा। इसके अलावा जॉबर मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करते थे। जॉबर यानी जॉब दिलाने वाले लोग हुआ करते थे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो जॉबर को लेकर ही है कि जो जॉबर थे वो कौन थे। देखिए उद्योगपतियों ने मजदूरों की भर्ती के लिए जॉबर्स को रखा हुआ था। ये जॉबर होते थे जो मजदूरों को लेकर आते थे और वहां उनको मजदूरी के लिए कारखानों में उपलब्ध कराते थे। जॉबर जो होता था कोई वो पुराना विश्वस्त कर्मचारी होता था कंपनी के मालिक का या उद्योग के मालिक का, वो उसका पूरा भरोसेमंद आदमी होता था और वो ऐसे मजदूरों को लेकर आता था जो अच्छे से काम कर सके, ठीक है। जॉबर गांव से क्या करते थे, मजदूरों को लेकर आते थे शहरों में काम दिलाने को लेकर, ठीक है। और यह जो मजदूर होते थे ये काम का भरोसा देते थे, उनको कहते थे कि आप टेंशन मत लो, आपको भरपूर काम मिलेगा, आपको खाली नहीं बैठना पड़ेगा कुछ महीनों के लिए भी, ठीक है। और शहर में बसने के लिए इनकी मदद भी किया करते थे, इनको कुछ अपना सपोर्ट भी दिया करते थे। तो ये होते थे जॉबर। और लास्ट टॉपिक है हमारा बेटा इसका, देखिए लघु उद्योग। उद्योगों में वृद्धि के बावजूद भारत में बड़े उद्योगों की संख्या काफी कम थी। देखिए बड़े बड़े उद्योग लग रहे थे वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी भारत में लघु उद्योग भी काफी तादाद में थे, काफी संख्या में थे। उद्योगों में वृद्धि के बावजूद उद्योग काफी पैमाने पर लग रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भारत में बड़े उद्योगों की जो संख्या थी वो क्या थी बेटा, वो बहुत ही कम हुआ करती थी, ठीक है। बड़े उद्योगों की संख्या क्या थी, बड़े उद्योगों की संख्या फिर भी बहुत कम थी, बावजूद इसके कि भारत में उद्योग लगने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो बड़े उद्योगों की संख्या कम थी, ठीक है। किसकी संख्या ज्यादा थी, छोटे छोटे उद्योगों की संख्या, लघु उद्योगों की ज्यादा थी। 67% की बात करें, 67% बड़े उद्योग जो थे वो केवल बंगाल में थे और मुंबई में थे। देन उसके अलावा आप देखोगे कि अन्य जो जगहें थी भारत की, वहां पर कैसे उद्योग थे, वहां पर ये वाले उद्योग थे, यानी लघु उद्योग। हथकरघा उद्योग, जहां पर हाथों से काम होता था, हथकरघा उद्योग में नई तकनीक का भी क्या किया जाने लगा, प्रयोग। और बुनकरों ने फ्लाई शटल का प्रयोग भी क्या कर दिया, शुरू कर दिया। फ्लाई शटल एक मशीन होती थी, उसका प्रयोग जो था वो भारतीय बुनकरों ने भी करना शुरू कर दिया, जिससे उनका काम जो था वो क्या हो गया था, काफी सरल और काफी आसान हो गया था।
इसके अलावा कई और भी सुधार हुए जिससे हथकरघा के क्षेत्र के उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई। तो यानी कि बेटा लघु उद्योगों के बारे में आपको पता चल गया है कि लघु उद्योग जो थे वो ज्यादा तादाद में थे। बड़े बड़े उद्योग तो केवल कहाँ थे, बंगाल और मुंबई में थे, और जो हथकरघा उद्योग थे वहां पर बेटा बुनकरों ने फ्लाई शटल का यूज कर दिया शुरू, और बहुत सारे सुधार जो थे वो इस क्षेत्र में हुए, वो देखने के लिए मिले। अब हमारा अगला टॉपिक है वस्तुओं के लिए बाजार, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। वस्तुओं के लिए बाजार, वस्तुएं तो लगातार बन रही हैं, बहुत सारी बन रही हैं वस्तुएं, लेकिन बाजार भी तो होना चाहिए जहां पर आप उसको बेचोगे। तो यहां पर आप देखोगे बेटा वस्तुओं के लिए बाजार, ठीक है, वस्तुओं के लिए बाजार, यहां पर हम देख लेंगे बाजारों पर मेन फोकस, ठीक है। ग्राहकों को रिझाने के लिए, जो ग्राहक है भाई, जो कस्टमर है, हर कोई उत्पादक ये चाहता था कि उसका माल ज्यादा से ज्यादा बिके। तो इसके लिए वो क्या करते थे बेटा, जो अपने कस्टमर्स होते थे, जो अपने ग्राहक होते थे, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वो क्या करते थे, वो जो सबको पता ही है, बहुत जाना पहचाना तरीका, वो क्या है भाई, विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट दिया करते थे, ताकि उनकी वस्तु, उनका माल, उनका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिक सके। इसके अलावा मेड इन मैनचेस्टर, यानी कि जो मैनचेस्टर में तैयार हुआ, ऐसा लेबल किसी कपड़े पे आपने देखा होगा, जब आप कोई कपड़ा खरीदते तो उसके पीछे एक लेबल लगा होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मेड इन मैनचेस्टर का जो लेबल होता था, जो एक गुणवत्ता का क्या माना जाता था, एक अच्छी क्वालिटी का प्रतीक था, उसको क्या करते थे, उस लेबल का एक सुंदर सा एक चित्र उस पर बना होता था, और इन चित्रों में अक्सर देवी देवताओं के चित्र बने होते थे। वाह रे वाह, देखो जी, कस्टमर्स को रिझाने के लिए भावनात्मक जुड़ाव चाहते थे, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं जी, देवी देवताओं के चित्र बने, सुंदर चित्र बने, लेबल, ठीक है, मेड इन मैनचेस्टर से लगे कपड़ों पर आते थे, ताकि देवी देवताओं के नाम पर ही उनकी बिक्री बढ़ जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग उनके माल को खरीदें, ठीक है। देन उसके अलावा देखेंगे आप, उत्पादकों ने अपने उत्पादों को मशहूर बनाने के लिए कैलेंडर बांटने भी क्या कर दिए थे शुरू। जैसे आपको पता होगा आज भी ऐसा होता है कि 2000 जो हमारा 22 होता है, 23 होता है, तो आप देखेंगे कि कैलेंडर्स भी बांटे जाते थे उत्पादकों के द्वारा। और लास्ट है कि भारत के जो उत्पादक होते थे अपने विज्ञापनों में अक्सर राष्ट्रवादी संदेशों को प्रमुखता देते थे, ताकि अपने ग्राहकों से सीधे तौर पर जुड़ सके। जो भारत के खास तौर से क्या होते थे, जो उत्पादक होते थे, वो भारत माता या फिर वंदे मातरम या फिर इस तरीके की कोई बातें अपने प्रोडक्ट पर लिख देते थे, ताकि जो लोग हैं वो स्वदेशी पर बल दे और उनका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके। तो ये हमने जो है अपना जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 सोशल साइंस का, जिसका नाम था औद्योगिकीकरण का युग, ये हमने आपको कराया है। और 3 इसके लेक्चर है, ये 3rd लेक्चर था। इससे पहले जो प्रीवियस 1st और 2nd लेक्चर है वो आपको हमारे चैनल PSC for CBSE पर आप सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और अगर आप पीछे से चीज़ों को देखेंगे, पीछे वाले चैप्टर भी अगर आप देखेंगे, तो आपको और अच्छा और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ में आप लोग जुड़े भी रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन और इसके आंसर हैं उसके साथ में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर उसमें कराएंगे हम। और ये वो चैप्टर्स के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं जो बहुत सालों से CBSE के द्वारा आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। PSC for CBSE। थैंक यू।